हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। शाम को इसी टेस्ट के हम लोगों ने 1 से 50 क्वेश्चन किए थे, 1 से 50 तक। बाकी क्वेश्चन है 51 से 100। इसको कर लेते हैं जल्दी से। 51 है, देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2021 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस इतना जानना है कि इसको सेलिब्रेट कब करते हैं। 25 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 की थीम क्या है और इसका मुख्य पर्पज़ क्या है। इलेक्टोरल प्रोसेस में यूथ को पार्टिसिपेटरी बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। 2022 की थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। ये 2022 की थीम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2021 पूछा था, इसको हटा दीजिए। चलिए 52 देखिए, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चानवल कुमावत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है। इस फल के बारे में जानते होंगे, स्टूडेंट लाइफ में तो कभी खा नहीं पाया। फ़ायदे बहुत होते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत बेकार लगता है। गुजरात सरकार ने इस फ्रूट का नाम कमलम फ्रूट रखा है। कमलम ये संस्कृत का शब्द है और ये कमल की तरह दिखता है ये फ्रूट। 54 है, सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है। सांसदों के जो चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स को भी रीडेवलप किया जा रहा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भी नया किया जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिए, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 2021 का नहीं पढ़ना है, 2022 का पढ़ना है। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि सरी को मिला है। उनकी नोवेल का नाम है टॉम ऑफ सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलेगा ये एग्जाम में। 56 देखिए, किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली एयर टैक्सी हरियाणा में लॉन्च की गई है। कहाँ से? चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। चंडीगढ़ एयरपोर्ट सोर्स पॉइंट है और डेस्टिनेशन है हिसार। इस तरह से ये चलेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 57 है, नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ़ पर चढ़ने का उत्सव का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। ये आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। नुब्रा वैली कहाँ पे है? नुब्रा वैली लद्दाख में है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नुब्रा वैली भी है, घाटी भी है और उसी के नाम से ये क्लब भी है, एडवेंचर क्लब। ये फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 58 है, भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई है। ये पार्क एक तरह से स्पेस म्यूजियम की तरह काम करेगा। केरला गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है और इस म्यूजियम का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से किया जाएगा। ठीक है, चलिए 59 देखिए, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। युवा का मतलब है, वाई से मतलब यंग है, यू से मतलब है अपकमिंग और VA से मतलब है वर्सटाइल ऑथर। यानी ये यंग राइटर्स के लिए एक स्कीम है, एक तरह से मेंटरशिप प्रोग्राम है, यंग ऑथर्स को ट्रेन करने का प्रोग्राम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत योजना लाई गई है, शिक्षा मंत्रालय। चलिए 60 देखिए, FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया। ये ऐसे स्टेशंस को दिया जाता है जहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल रहता है, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल रहता है पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए। हाइजीन प्रैक्टिसेस भी देखी जाती हैं, साफ़ सफाई है कि नहीं, इन सब पैरामीटर्स को लेके ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब तो बहुत सारे स्टेशंस को ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यहाँ पे पहला पूछा था तो पहला याद रखें आप लोग, मुंबई सेंट्रल को पहला ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। FTA पूछ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ नहीं है। दक्षिण कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, थाईलैंड के साथ है, ब्राज़ील के साथ नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 62 है, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ पे है। कॉमनवेल्थ को क्या बोला जाता है? राष्ट्रमंडल बोलते हैं ना। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कभी ना कभी किसी रूप से ब्रिटेन से जुड़े हुए थे। कॉमनवेल्थ सेंटर लंदन में है। चलिए 63 देखिए, अमृत का आशय क्या है। AMRUT शहरी क्षेत्रों का कायाकल्प करने के लिए योजना लाई गई थी। तो ये तो बहुत पुरानी योजना है, 2015 में लॉन्च हुई थी। 2015 याद रखें। इसका फुल फॉर्म पूछा है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। 64 है, भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है। फॉक डांस पूछ रहे हैं। ये राजकीय लोक नृत्य पंजाब का है और इसके बारे में जानते होंगे, फसल कटाई के बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं पंजाब के लोग, बैसाख के महीने में। 65 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। आसान सा अगेन
2022 की थीम याद रखना है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये 2022 की थीम है। 66 है, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, स्पेन का है। 67 है, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला? रमन मैग्सेसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, रमन मैग्सेसे, इसको एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, एशिया का नोबेल किसे बोलते हैं? मैग्सेसे अवार्ड को। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण साहब को मिला है, जोगिन अरपुथम को भी मिला है, ईला भट्ट को भी मिला है, विश्वमोहन भट्ट को नहीं मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 68 है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? नमक का दरोगा किसकी है? प्रेमचंद साहब की है। गोदान इन्हीं की है। बड़े घर की बेटी इन्हीं की है। बेटों वाली विधवा भी इन्हीं साहब की है। और एक और बहुत फेमस है, पूस की रात। ये सब आप उपन्यास याद रखें इनके। बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? ये दलाई लामा का आवास है, घर है। एक समय था बट अब नहीं है, अब तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? दलाई लामा हो जाएगा। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली तिब्बत में होगी। चलिए 70, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये लड़का नहीं है, ये लड़की हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने पाया है महिला कुश्ती में। अब इसके आगे 70 से 80 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी पैरा के होते हैं, और यहाँ पे हिंदी पैरा बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले टेस्ट देखे होंगे, तो इनको हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि स्क्रीन पे एक साथ दिखाया नहीं जा सकता और क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं, तो इसको आप लोग कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं PDF भेज देता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम का यूज कीजिए। टेलीग्राम सिविल्स एजुकेशन के नाम से कैपिटल लेटर में लिखना तो आपको मिल जाएगा। लोगो वही लगाया जो यूट्यूब पे लगा है। 3000 करीब अपने सदस्य जुड़े हुए हैं। चलिए तो मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होते हैं। 95 परसेंटाइल से ज़्यादा लाने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इनको आप लोग स्किप नहीं कर सकते, है ना। आइए 81 से 85 करते हैं। पहले ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में कंट्रियों के द्वारा कितना कितना खर्चा होता है, ये सब आपको डिटेल यहाँ पे दिया है। ये कंट्रीज़ है और ये कितना व्यय हो रहा है कंट्री द्वारा, ये सब आपके पास है। देखिए यहाँ पे बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको जोड़ना होता है, घटाना होता है, या फिर थोड़ा बहुत परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछ लेता है, परसेंटेज वृद्धि पूछ लेता है ना। 81 देखिए, समस्त देशों का सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर औसत व्यय क्या है। देखो सभी देशों का देखना है और सभी देशों का व्यय आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इन सभी को जोड़ लेना है और भाग कर देना है। भाग कितने से करेंगे? कंट्रीज जोड़ लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से आपको भाग करना है सबको जोड़ के। तो यहाँ पे मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सबको जोड़ेंगे तो ये 585 आ जाएगा, 585.5। 10 से भाग कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है ना, औसत पूछा है। औसत निकालेंगे तो 58.55 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो $1,00,000 लिखा है वो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना किया जाता कि पहले $1,00,000 में उसको हम चेंज करेंगे फिर भाग करेंगे। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग सब समझते हैं। 82 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा रूस ने कितने प्रतिशत सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर अधिक व्यय किया। ऑस्ट्रेलिया को देखना है और रूस को देखना है। ऑस्ट्रेलिया का खर्चा ये 30 है और रूस का है ये 78 है। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, पूछा है ना कितना अधिक व्यय किया है। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? बड़ी वैल्यू माइनस बेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाता है, तो ये कितना बचा? 48/30 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना तो ये 160% आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 है, सभी देशों का सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर औसत निवेश अमेरिका से औसतन कितने प्रतिशत कम है। देखिए सभी देशों का सॉफ्टवेयर अनुसंधान, ये तो आपने पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था, है ना। ये कितना निकाला था? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 81 58.55 ये एवरेज आया था सभी देशों का, और इस औसत को अमेरिका के निवेश से बताना है। अमेरिका का निवेश कितना है? 105 105.6। यहाँ कंपेयर किससे करना है? अमेरिका के निवेश से। तो वटे में जो वैल्यू आएगी, नीचे जो वैल्यू आएगी वो अमेरिका की रखना, माइनस सभी देशों का औसत कितना था 58.55 अपॉन नीचे क्या लिखोगे? 58.55 लिखोगे या फिर 105 लिखोगे? 105 लिखना है क्योंकि अमेरिका से बताना है। ठीक है, कंपेयर अमेरिका से करना है। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपको दिक्कत हो रही है निकालने में। अगर इंक्रीमेंट पूछा है तो नीचे कौन सी वैल्यू रखोगे? छोटी वाली वैल्यू रखोगे, तभी तो ज़्यादा वैल्यू आएगी।
और प्रतिशत कमी अगर पूछ रहा है तो नीचे कौन सी वैल्यू रखोगे, बड़ी वाली वैल्यू रखोगे, तभी बड़ी संख्या पूरे में भाग करेगी तो वैल्यू छोटी आएगी और वही कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको काट पीट लेना, 100 से गुणा कर देना, इसको भाग कर लेना, ये लगभग 45% आ जाएगा। 84 में है, ब्रिटेन अपने व्यय का 18% सॉफ्टवेयर अनुसंधान के प्रचार पर व्यय करता है, तो कनाडा सॉफ्टवेयर अनुसंधान के प्रचार पर कितने डॉलर खर्च करेगा। यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, ब्रिटेन का तो खर्चा निकाल लोगे, यहाँ पे 80 दिया है, 80 का 18% प्रचार पर खर्च करा दोगे, बाकी कनाडा का कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो कोई भी और डिटेल है नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 देखिए, अमेरिका के सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर व्यय का 28% किस देश के सॉफ्टवेयर पर व्यय के बराबर है। अमेरिका का कितना है, 105.6, इसका 28% निकाल लिए, 28% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 ये कितना हो जाएगा 29.56। अभी 29.56 देख लीजिए किसका है, किसके आसपास दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए 86 से 90 कर लीजिए, ये 86 से 90 तक के लिए आपके पास ग्राफ है और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। 86 पढ़िए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। तो यहाँ पे सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, बस देखना है। यहाँ पे जंप कहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा, जंप ये दिख रहा है सबसे ज़्यादा, ये 2008 का डेटा है और ये 2009 का डेटा है, यानी 2009 में जंपिंग ज़्यादा हुई है, इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, तो सिंपल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए, यदि वर्ष 2012 में व्यय 60 करोड़ था तो आय कितनी थी। आपको 2012 का व्यय बता रहे हैं, 60 करोड़ है, आय पूछिए, इसमें लाभ और जोड़ दीजिए तो इनकम हो जाएगी, और 2012 का लाभ आप यहाँ से देख सकते हैं, 2012 का लाभ कितना है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो पॉइंट बीच में है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में दिख रहा है, यहाँ पे बीच में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी बीच में मान लिया करो। ठीक है, 70-80 का बीच क्या हुआ 75, ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 और 60 के बीच का 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 60 में 55 जोड़ दे रहे हैं, तो ये टोटल इनकम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 115, है ना, 115, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 में पूछा है 2008 में आय 60 करोड़ थी, यहाँ पे आय दे रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे लाभ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो व्यय निकाल लीजिए, आय 60 दिया, ये 2008 का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, आय 60 करोड़ है और इसमें से अगर लाभ घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा 2008 का, यहाँ पे आप देखिए लाभ कितना है 25। ठीक है, 25 घटाया तो ये कितना आया 35, ये 2008 का व्यय हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, उस वर्ष का व्यय वर्ष 2010 के व्यय के समान था, यानी 2008 का जो व्यय आया आपके पास 35 करोड़, ये 2010 का व्यय के बराबर है, तो 2010 का व्यय कितना हो गया, ये भी 35 हो गया, 35 करोड़ हो गया, खर्चा हो गया। अब पूछा है 2010 में कंपनी की आय, तो आय में हमें लाभ जोड़ देना है, 2010 का जो लाभ है वो 35 में बस जोड़ दीजिए, तो 2010 का लाभ कितना है 40 करोड़ है, तो 35 एक्सपेंडिचर था, लाभ जोड़ दिया 40, तो ये टोटल हो गया 75, ये हो गया पूरा 2010 का आय, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि पूछा है तो नीचे कौन सी वैल्यू रखोगे, जल्दी से बताइए, छोटी वाली वैल्यू रखोगे, तभी छोटी वाली वैल्यू भाग करके बड़ी वैल्यू देगी। 2014 का डेटा आपके पास यहाँ पे 75 दिख रहा है ना, 75 2014 75 लिख लिया। पिछले वर्ष की तुलना में पिछला वर्ष 13 है, 13 का डेटा क्या है 70 है, क्या बताना है प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो 75 माइनस 70, नीचे क्या लिखोगे 70 लिखोगे कि 75, वृद्धि करना है तो छोटी वैल्यू रखोगे तभी बड़ी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे 100 से गुणा कर देना इसमें, तो ये 5/70 गुणा 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 गया, 50/70, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 7 × 7 49 हो जाएगा, लगभग 7%, सी ऑप्शन राइट है। 90 देखिए, 2011 में आय 120 करोड़ थी तो लाभ लगभग कितने प्रतिशत था, आय 120 करोड़ है तो व्यय बताएंगे, व्यय कितना हो जाएगा, इस पूरी आय से अगर लाभ घटा देंगे तो ये व्यय आ जाएगा, लाभ हमें पता है 2011 का 50 करोड़, तो यहाँ से व्यय आ जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा 120 करोड़ माइनस 50, लाभ घटा दिया तो व्यय आ जाएगा इनकम से, तो ये 70 बचा, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, ऊपर लाभ लिखिए और नीचे खर्चा लिखिए, क्रयमूल्य पे तो निकाल लेंगे ना, गुणा 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 50/7 आ जाएगा, 50/7 नहीं 500/7, तो ये लगभग 71% आ जाएगा, 7×7 = 49 है ना। चलिए
यहाँ पे अलग अलग महीने में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बिल बताए गए हैं। लैंडलाइन फ़ोन, बिजली, लॉन्ड्री, मोबाइल फ़ोन। ये मार्च का खर्चा है। रवि द्वारा इतना, देव द्वारा इतना, मनु द्वारा इतना, इस तरीके से। अब इसको जल्दी जल्दी से कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, चारों वस्तुओं के लिए जून माह में देव ने कुल कितनी राशि में बिल अदा किया। देव का देखना है, ठीक है, और चारों वस्तुओं में, चारों वस्तुएं यानी सब में देखना है। और किस महीने की बात कर रहे हैं, जून महीने की बात कर रहे हैं। तो जून को पकड़ो और देव को पकड़ो। देव को पकड़ लिया, जून को पकड़ लिया। चूँकि चारों वस्तुओं में बताना है तो हमें सबको देखना पड़ेगा। लॉन्ड्री में 324, मोबाइल में 124। देव का देख रहे हो ना, ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, भाई हो जाएगा आंसर। तो ये 123, 150, 323 और 134, ये 731 आ जाएगा। जोड़ लेना आप लोग, अब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मनु द्वारा अदा किया गया 5 महीनों का औसत बिजली बिल कितना है। यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको, मनु देखना है, 5 महीनों का देखना है और बिजली का देखना है। बिजली का क्या है, ये रहा। मनु कहाँ पे है, ये है। 5 महीने का क्या है, ये पूरा टेबल है। इन सबको जोड़ दीजिए और औसत बताना है तो भाग कितने से करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देना। ये टोटल आएगा, जो वैल्यू आएगी वही एवरेज हो जाएगा। ये 159 आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 93 कीजिए, रवि द्वारा मई माह में अदा किए गए मोबाइल फ़ोन का बिल। मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, पहले यहाँ पे मार्क कर लीजिए। और रवि की बात हो रही है तो रवि को भी मार्क कर ले रहे हैं। मई महीने की बात हुई है तो मई को भी मार्क कर ले रहे हैं। मई का कितना है यहाँ पे 143। अब आगे पढ़िए सवाल। मार्च माह में देव द्वारा अदा किए गए लॉन्ड्री के बिल के बीच कितना अंतर है। लॉन्ड्री को पकड़िए और देव को पकड़िए, देव ये रहे। इनका मार्च का महीने का खर्चा कितना है 323। अब इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, 323 माइनस 143। तो ये 0 बचा, ये 8 बचा और ये 2 बचा, सॉरी 1 बचा। 180 हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन। चलिए 94। क्रमशः किन महीनों में मनु द्वारा अदा किया गया मोबाइल फ़ोन का बिल दूसरा सबसे अधिक और बिजली का बिल न्यूनतम था। मनु को पकड़ लीजिए और मोबाइल फ़ोन को पकड़ लीजिए। मोबाइल फ़ोन ए रहा, मोबाइल फ़ोन ए रहा और मनु ए रही। इस कॉलम को आपको देखना है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 543, लेकिन आपको सबसे अधिक नहीं बताना है, दूसरा सबसे अधिक बताना है। यहाँ लिखा है ना दूसरा सबसे अधिक, तो दूसरा सबसे अधिक कौन सा है 345। और बिजली का बिल न्यूनतम बताना है, तो बिजली ये रहा और मनु ये रही। इसमें सबसे न्यूनतम कौन सा है 98। तो 98 ये मई महीने का रहा था और ये दूसरा जो सबसे बड़ा था मोबाइल फ़ोन में मनु का 345, ये किस महीने का था, ये मार्च महीने का था। तो उत्तर क्या हो जाएगा मार्च और मई, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। चलिए 95 देखिए। अप्रैल माह में मनु द्वारा अदा किए गए बिजली के बिल। अप्रैल को देख लिया, बिजली को देख लिया और मनु को देख लिया। कौन सा खर्चा है 135 है। अब आगे पढ़िए। जून माह में रवि द्वारा अदा किए गए मोबाइल का बिल। जून को पकड़ लिया, मोबाइल फ़ोन को पकड़ लिया और रवि को पकड़ लिया। कौन सी वैल्यू आई 245 आई। यहाँ पर रेशियो बताना है, तो रेशियो बता दीजिए। 135 और 245 में रेशियो बता दीजिए। 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, नीचे 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 27/49। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट कीजिए। फिगर इस तरफ है और क्वेश्चंस मैं राइट हैंड साइड में रखा हूँ। यहाँ पे 6 ड्रिंक के बारे में बताया गया है, 6 पेय के बारे में बताया गया है, PEDFABC इस तरीके से। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 6800। इनकी अलग अलग पसंद है। देखिए ये जो कोण वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको ये पे एफ में 21.6 डिग्री लिखा है, ये 360 का हिस्सा है, ठीक है, 100% का हिस्सा नहीं है। ये उसी तरीके का है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये वाला हिस्सा कितना है, अगर डिग्री में बात करें तो ये 90 डिग्री है, लेकिन परसेंट में बात करें तो ये पूरे हिस्से का 1/4 भाग ही तो है, यानी ये 25% है। यानी डिग्री में 90 डिग्री है और ये परसेंटेज में 25% है। यानी ये जो 90 डिग्री है ये 360 डिग्री का हिस्सा है और ये जो 25% है ये 100% का हिस्सा है। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए। पे सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पे डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है।
देखिए यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालेंगे तो आप एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री से परसेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा ना। जब आप परसेंट बना भी लेंगे और ऊपर नीचे भाग करेंगे तो वो कट जाएगा। तो बेटर तरीका यही है कि जो डिग्री में वैल्यू दी है आप उसी को लिख लीजिए, उसी में भाग कर लीजिए। पे सी कितने हैं 14 डिग्री पॉइंट 4, और डी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये 122.4। परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अगर इसको आप परसेंट में बनाते, हिस्सा निकालते 100% में, तो आप क्या करते, 360 से भाग देते, इसमें भी देते, इसमें भी देते, वो 360 कट जाता। तो बात तो वही थी। आप इसको भाग करेंगे तो ये 12% आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 97 है, कितने विद्यार्थी पे बी और पे ई दोनों पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। पे बी का ये डेटा है और पे ई का ये डेटा है। इन दोनों भाग को जोड़ दिया तो 122.4 डिग्री आया। ये 360 में है। ठीक है, अगर आपको इसको परसेंटेज में बनाना है तो आप 360 से भाग कर दीजिए। अब ये जो वैल्यू आई है ये नॉन डिग्री वैल्यू आ गई है आपके पास, और अगर इसमें टोटल संख्या से गुणा कर देंगे, 6800 है ना पूरे छात्र, टोटल से गुणा कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, और ये आ जाएगी 2312। सॉल्व कर लेना आप लोग, काटा पीटी कर लेना। 98 देखिए, पे ए और पे सी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, पहले इतने को कर लो। पे ए इतने हैं 79.2 और पे सी कितने हैं, ये 14.4। इसको जोड़ लीजिए, ये आ गया 93.6 डिग्री। ये आया किस किस का है, ये ए प्लस सी का आया है। अब आगे पढ़ लीजिए, पे डी और पे एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। पे डी कहाँ पे है, ये है 122.4 डिग्री, और पे एफ कहाँ है, ये है 21.6। ये 144 डिग्री आ गया। ये किसका है, ये डी प्लस एफ का है। अब इसमें अंतर निकाल लीजिए, 144 से 93.6 घटाइए। इसको घटाने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वो डिग्री में आएगी। नॉन डिग्री बनाने के लिए 360 डिग्री से भाग करना पड़ेगा। ये अंतर आ रहा है। ठीक है, ये 952 आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर ही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99 में है, पे ई और पे एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। ई और एफ का निकाल लीजिए, ई ए रहा और एफ ए रहा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, ये आ जाएगा 86.4 डिग्री। ये डिग्री में है, इसको नॉन डिग्री बना लीजिए। नॉन डिग्री बनाने के लिए 360 डिग्री से भाग करना पड़ेगा। ये वैल्यू कौन सी आ रही है, ये पे ई और पे एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ रही है। संख्या आ जाएगी अगर यहाँ पे हम 6800 से गुणा कर देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उतना करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे परसेंट पूछा है, तो ये वैल्यू जो निकली है अब आप परसेंट में ही तो निकाल रहे हैं। नॉन डिग्री वैल्यू आई है, 360 से भाग कर दिए, इसका मतलब है ये वैल्यू जो आएगी वो परसेंट में आएगी। यहाँ पे बस 100 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देना, ये आपको 24% मिल जाएगा। ठीक है, 100 में देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। पे एफ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पे एफ कितने हैं 21.6, आप ग्राफ में देखते रहिए चार्ट में। पे ए पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये 79.2 है, 79.2 है, और यहाँ पे अनुपात बताना है, तो यहाँ पे 360 से भाग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो वैसे भी अनुपात लोगे तो कट जाएगा। तो आप सिंपली इसी का भाग कर दीजिए, यही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 3/11 आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है साहब लोग, तो करिए इतना, मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।